Hello friends, welcome to Target UPSC. If my audio and video is clear, hit the like button and type in the live chat section so that I come to know ki, if the voice and the video is clear. We'll start in a minute. Good evening everyone. It's going to be an important session. We have a big announcement also for all the students. Secondly, we are going to cover important concepts from budget. We are continuing our budget session. So बहुत important sessions हम cover करने वाले हैं. The first and most important thing which I want to tell you is you have been giving lot of mock test. Every institute is conducting mock test and what I realize is सब लोग vision का test देते हैं. But what we want you to do this time on 27th February Sunday, we want you to take Target UPSC's Aadhar All India mock test. It's an important test. It's to the level of difficulty of UPSC level का difficulty रहने वाला है. It's open for all the students. We are taking 1000 students because we have a small server. So make sure you register. So if you go to targetupsc.in, it's a free initiative. 1000 students के लिए. Amazing 27th को है. We are taking and it is, I can tell you, it is to the level of difficulty of UPSC level. आपको realize होगा कि एग्जाम में क्या प्रेशर फील होता है जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं. इट इज नॉट जस्ट बीन मेड कि सिर्फ डिफिकल्ट बनाया है, उसको लॉजिकल डिफिकल्ट बनाया है. आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को आपको टाइम देना पड़ेगा. तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द लेक्चर गो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट, आधार ऑल इंडिया मॉक टेस्ट and it is on 27th. आपने बहुत सारे mock test इससे पहले दिए होंगे and most of you are giving test of only one institute. So we want you to give this test. ये mock test देखिए एकदम मैं बोल रहा हूँ कि you would feel कि आपने UPSC level का पेपर दिया है. It's been curated by myself and the toppers are also getting rewards from Target UPSC. तो बहुत important initiative रहने वाला है. It's starting 7 AM से आप दे सकते हैं and 24 hours के लिए valid रहने वाला है. तो make sure 27th आप कैलेंडर में ये करके रखिए. You are going to give this important test. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, लास्ट लेक्चर में वी एंडेड विथ फिस्कल डेफिसिट एंड टू स्टार्ट विथ आई वांट टू टेल यू कि फिस्कल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट में या फिर पब्लिक डेट में देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन. मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंड जब आपको ये डिफरेंस पता नहीं है, व्हाट इज इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डेट, गवर्नमेंट डेट एंड फिस्कल डेफिसिट, तो यू शुड हैव अ क्लैरिटी. जब तक इस क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ोगे करंट अफेयर्स, स्टैटिक का उसमें लिंकेजेस रहेगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो फिस्कल डेफिसिट इज what we learned in the last lecture is all the borrowings which government of India is doing. Indirectly it is all the borrowings which government of India is doing to match the revenue expenditure. तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए इट इज बोरोइंग फॉर 1 ईयर, इट इज बोरोइंग फॉर 1 ईयर. लेकिन गवर्नमेंट डेट और पब्लिक डेट क्या होता है, इट इज बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स. तो जो फिस्कल डेफिसिट हम देखते हैं वो 1 साल का ही होता है. एंड व्हाट वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट डेट इज अब तक का कितना लोन गवर्नमेंट ने लिया है, टोटल लोन कितना है. फिस्कल डेफिसिट ओनली शोज कि गवर्नमेंट का प्रेजेंट उस साल में गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है टू मैच अप विद एक्सपेंडिचर. तो ये आपको पता चाहिए. सो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट डेट जब भी टर्म आता है तो इट इन्वॉल्व्स 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू टेल यू इज इट इन्वॉल्व्स पब्लिक डेट. तो पब्लिक डेट क्या होता है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू. नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स अदर लाइबिलिटीज एंड थर्ड इट इन्वॉल्व्स इज एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स. तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसके, गवर्नमेंट डेट के. वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट इज पब्लिक डेट. एनीथिंग विच गवर्नमेंट बोरोज अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अगर किसी को कोई भी, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज अ सिक्योरिटी and anything that is borrowed on consolidated fund of India, that is called as public debt. तो ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है. गवर्नमेंट डेट इज नॉट इक्वल टू पब्लिक डेट. सेकेंडली देयर आर अदर लाइबिलिटीज सच एज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गया, प्रोविडेंट फंड का जितना भी मनी है which is deposited with government of India, that is also government debt. Next is extra budgetary borrowing. So ये बहुत important term है and definitely used in budget में यूज किया जाता है. तो गवर्नमेंट डेट में 3 चीजें आती है, पब्लिक डेट, अदर लाइबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स. तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. पब्लिक डेट इज अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये बेसिक ये डिफरेंस ये जानना यूपीएससी यहां पकड़ेगा आपको. जब तक आपको करंट अफेयर्स इतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पता, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट.
no need to read anything. So what is extra budgetary borrowing? So if you see all the public sector जो भी institutions होते हैं, PSUs हो गए, they also borrow from market, but they are part of government. वो government का part है. They borrow from the market, so their borrowing is considered in government debt. It is not considered under public debt. तो जो भी extra budgetary borrowings or what, these are financial liabilities that are raised by public sector unions, and for which repayment of the entire principal and interest is done by central government. तो वो उसका repayment is on central government, but they are borrowed by public sector unions. PSUs ने borrow किया है, तो ये आपको पता चाहिए. Secondly, I would address all your queries, but let's learn this important topic, and उसके बाद I'll address all the queries. So make sure till then you are there. Make sure you are there in this lecture. तो is extra budgetary borrowings calculated in fiscal deficit? Question आ सकता है क्या? MCQ आएगा, and here you will make mistake that extra budgetary borrowings is not part of fiscal deficit. It is not part. That is why what government of India is doing is LIC ने borrow कर लिया, though it is a liability of government of India, लेकिन it is not calculated in fiscal deficit. It is not calculated in fiscal deficit. तो ये आपको पता चाहिए. Over the years there has been concerns क्या है? जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो है, हमारा डेट टू जीडीपी रेशो हैज इंक्रीज फ्रॉम 76% था हमारा. ये टोटल डेट है. टोटल डेट मतलब क्या? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके वो 76% था. नाउ इट हैज रीच टू 85%. सम सेज इट इज अराउंड 85 to 95 के बीच में. फिगर्स आर वेरिंग, तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें हमने क्या कर लिया, टोटल डेट में सेंट्रल एंड स्टेट कैलकुलेट कर लिया. सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना था? 63.9 था अराउंड 2006, लेकिन ओवर द इयर्स इट डिक्रीज एंड रीच टू अ लेवल ऑफ 47-48%, बट it has slowly increased. So government debt ratio over the years, central government का debt to GDP ratio has increased, and now presently it is around 61.7%. Hopefully if you are in this lecture, give it a thumbs up so that we move forward. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का डेट मिला के कितना है? अराउंड 85 to 90 के बीच में. फिगर्स आर वेरिंग, तो ये आपको पता चाहिए. एंड जो गवर्नमेंट डेट बोलते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है? पब्लिक डेट इंक्लूडेड है, अदर लाइबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स. ये तीन आपको कॉन्सेप्ट समझ आया. नेक्स्ट इज जो हमारा पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो कितना है? सिर्फ पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो इज अराउंड 90%. तो ये भी आपको पता चाहिए. ये भी आपको ये फिगर बहुत वेरिएबल है. बेसिकली ये फिगर कम चाहिए, लेकिन कहीं जगह 90% दिया है, तो न्यूज़पेपर आर आल्सो कंफ्यूजिंग. तो आई वुड से दो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो कहीं 90% दिया है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक. तो ये ठीक है. लेकिन जो एनके सिंह कमिटी है, व्हाट इट सेड वाज हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कितना चाहिए? 60%. इट डिड नॉट से पब्लिक डेट, इट सेड गवर्नमेंट डेट, टोटल डेट. इट डिड नॉट से पब्लिक डेट. तो क्वेश्चन यहां कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इट इज नॉट पब्लिक डेट बट टोटल गवर्नमेंट डेट टू रेशियो कितना हमें मेंटेन करना है. अकॉर्डिंग टू एनके सिंह कमिटी जो एफआरबीएम के रिफॉर्म्स पर बनी थी, अकॉर्डिंग टू इट वाज 60%. उसमें से 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट रहेगा एंड 20% स्टेट गवर्नमेंट. तो ये 60% मेंटेन करना है, बट इट इज नाउ अराउंड 85 to 90% के बीच में है. 85 to 90% के बीच में है. जो हमारा पब्लिक डेट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पब्लिक डेट इज अगेंस्ट हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो हमने लिया है. तो ये आपको पता चाहिए. जो पब्लिक डेट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दैट इज इंटरनल, दैट इज वी आर टेकिंग फ्रॉम the revenue is raised from our country, within our country itself, and second is external, and the proportion is 93% is internal and 7% is external. हमारा external debt to GDP ratio is around 20.2% है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज यू शुड नो. सेकेंडली इसमें लॉन्ग टर्म जो हमारा डेट है, इट इज मोर अराउंड 81.3%. 81.3% इज लॉन्ग टर्म एंड 18.7% इज शॉर्ट टर्म. तो हमारा लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट ज्यादा है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल का आपको ये डिफरेंस पता चाहिए. नेक्स्ट इज जब भी हम टी बिल्स की बात करते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरनल डेट, वी हैव डिस्कस दिस ऑन आवर प्रीवियस टारगेट 140 प्लस जो पेड बैच है, उनमें हमने डिफरेंस, ये एवरीथिंग इज बीन कवर्ड. दैट इज टी बिल्स किसको बोलते हैं?
T-bills, then market loans, gold bonds, security against small saving, security by public sector banks, जो ये सारा इंटरनल डेट में आता है. एक्सटर्नल डेट में वॉट एवर मल्टीलैटरल लोन्स, बायलैटरल लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, IMF का जो भी हमारा बोरोइंग्स है, प्लस NRI डिपॉजिट. NRI डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल डेट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इंटरनल डेट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज I would like to tell you. इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट, जो भी हमारा T-bills हो गया, GSEC हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, these are all part of internal debt, and external debt is which we are borrowing from other countries, from multilateral institutes. तो ये आपको पता चाहिए. Next is, as you know कि there is one important graph which was in this year's budget, which is important and question can be asked from this side. तो ये एक important चीज जानना जरूरी है. With respect to forex reserve, we have already covered forex reserve, उसके क्या part है in our target 140 plus previous lectures. तो I would like to tell you, दो हमारा 2021 में हमारा forex reserve बढ़ रहा था, तो ये आपको ये ट्रेंड जानना जरूरी है. दो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा था, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट कवरेज है वो कम हो गया है. इंपोर्ट कवरेज हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस फ्रॉम अराउंड 18 मंथ्स टू 12 मंथ्स. तो इंपोर्ट कवरेज क्या है हमारे पास? अगर हमारा हर महीने का इंपोर्ट इज 10 करोड़ का, 10 करोड़ डॉलर्स का हमारा इंपोर्ट है, एंड अगर हमारा 100 करोड़ हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सॉरी, इंपोर्ट कवरेज रेशियो कितना हो गया? 10 हो गया. तो 10 मंथ्स के लिए वी हैव फॉरेक्स रिजर्व फॉर 10 मंथ्स. तो ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है. ये ग्राफ इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो, दैट व्हाट हैज हैपेंड इज, दो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, हमारा फ्रॉम 2020 2021 हमारा इंपोर्ट कवरेज रेशियो कम हो रहा है. इंपोर्ट कवरेज रेशियो कम हो रहा है. तो इंपोर्ट कवरेज रेशियो क्यों कम हो रहा है? कि हमारा इंपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ गया होगा बहुत ज्यादा. तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है. हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो गया लेकिन इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गया. तो दैट इज वन रीजन हमारा इंपोर्ट कवरेज रेशियो इज डिक्रीजिंग. एंड नाउ वी हैव फॉरेक्स रिजर्व ऑफ ओनली 12 मंथ्स विच कैन केटर टू 12 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स आर ऑल द इंपोर्ट्स. तो यू शुड नो दिस. ठीक है. Moving forward in this budget, and it is also related to current affairs. So this lecture is continuation with respect to the budget session, which we have already taken. If you search on YouTube, you will get it. If you search on YouTube. Next is another important organization which Government of India is setting up, that is National Asset Reconstruction Company. And this company is being set up as, उसका नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है? National Asset Reconstruction Company Limited. So why we are being setting this National Asset Reconstruction Company Limited? तो ये बात important है. As you know, the major most of the public sector banks are facing NPA issue. NPA का definition already everyone knows. Anyone who defaults for 90 days, any farmers who is not able to pay loan for one crop cycle for long term crop or 2 crop cycle for short term crops is considered as NPA. तो ये आपको पता चाहिए. ये सब हमने previous lectures में cover कर लिया है. Next is, so this company हमने establish किया है. In the lectures I would also tell you, though we have more than 28 asset reconstruction companies. So why we have set up this National Asset Reconstruction Company Limited? Why Government of India has set up a new company? So that reasoning is more than important. So it is incorporated under Companies Act and it is set up by bank. तो किसने set up किया है? It has been set up by various banks to aggregate and consolidate stress asset for their subsequent resolution. So this organization is being set up by various banks, and public sector banks will maintain minimum 51% of 51% ownership किसकी रहेगी? Public sector bank की होगी. And this National Asset Reconstruction Company Limited, what it would do is it would acquire assets. Assets मतलब क्या? Loans. बैंक का asset क्या होता है? Loans होता है. It would acquire non-performing assets through 15% cash and 85% security receipts और 15% cash देकर ये क्या करेगी? ये National Asset Reconstruction Companies would acquire NPAs or loans which are default from public sector banks. And once this loan is being acquired by
National Asset Reconstruction Company Limited, it would be given to whom? Indian Debt Resolution Company. So Indian Debt Resolution Company is a specialized agency which would look how we need to resolve this NPS, how you need to solve the problems of the companies, and how do you manage this stress asset. तो मैनेजमेंट के लिए कौन सा कंपनी है? इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड. सो इट इज अ सर्विस कंपनी, ऑपरेशनल एंटिटी विच विल मैनेज दिस स्ट्रेस एसेट. तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता चाहिए. And public sector bank and public financial units, financial institution will hold maximum 49% and the rest will be private sector lending. जो पहला वाला था नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें 51% मिनिमम बैंक्स मेंटेन करेगी. यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वुड मेंटेन मिनिमम 49%. तो ये आपको पता चाहिए. एंड हाउ इट विल वर्क इज, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वुड एक्वायर एसेट and जो इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी would manage this stressed asset and ensure that maximum value is brought out from this stressed asset. तो ये दो कंपनीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है. So the question was why we have so many, already we had 28 existing ARCs. Already इंडिया में बहुत सारे ARCs हैं, but these ARCs are looking after only small value of stress asset. जो छोटे छोटे लोन्स है उस पर ही फोकस कर रहा है, but the bigger loans or which are large stock या legacy NPS है, जो बड़े लोन्स है where multiple banks have given, these are given to this important bank, that is National Asset Reconstruction Company Limited. तो hopefully you have got an idea कि क्या रोल है ये कंपनी का. why it is also called as bad bank भी बोलते हैं, where which acquire. ठीक है. Moving forward, one more important term which is in news also mentioned in budget was with respect to development financial institutions. Again important thing. So DFIs are क्या है? Majorly problem का आता है कि whenever we give loan to infrastructure projects, it is a long term loan, and once the bank gives long term loan, what happens is its asset balance sheet or bank balance sheet gets affected because the flow of money is affected with respect to banks. So Government of India in 1948 created a special kind of financial institution, that is Development Financial Institution, which would only, the aim of this was only to give long term loans to infrastructure projects. The first bank was IFCI, Indian Infrastructure Finance, IFCI, उसका definition full form I cannot remember presently. Indian Financial Corporation of India, ऐसे ही कुछ उसका नाम था. Go check it out. तो ये फर्स्ट 1948 में फर्स्ट बैंक बनी थी. नरसिम्हा कमिटी जो थी, नरसिम्हा कमिटी ने क्या रिकमेंड दिया था? टू मेक ऑल दिस DFIs. उसके बाद बहुत सारे DFIs बने. उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि लेट्स कन्वर्ट दिस DFIs इनटू कमर्शियल बैंक्स. तो ICICI जो हमारा बैंक है, that was initially what it was, a DFI, it was a development financial institute, but later on converted into a commercial bank. तो ये आपको पता चाहिए. Another important cheese you should know that DFIs do not accept deposit, and the source of their money is government, whether they would take money from government, RBI or market or multilateral financial institutions या mutual funds. तो यहाँ से वो क्या करेंगे? लोन्स लेंगे. तो hopefully you are able to get this important lecture. अगर आपको पसंद आता है तो hit the like button so that it motivates us also to bring out such lectures. ठीक है. So one important DFI which Government of India is bringing in, and it has passed the bill in Lok Sabha, Rajya Sabha में भी पास हो चुका है, with respect to setting up of National Bank for Financing Infrastructure and Development. तो एक नया टाइप का DFI हम डेवलप कर रहे हैं, that is National Bank for Financing Infrastructure and Development, and the bill is, as I told you, passed in Lok Sabha and Rajya Sabha also. It is going to be a corporate body, आपको पता चाहिए, with a share capital of 1 lakh crore, and the ownership of this bank would be with central banks, multilateral institutions, sovereign wealth fund, pension fund, insurer, financial institutions, banks and other institutions prescribed by central government. तो who can own the shares of this bank? तो ये यहाँ दिया है. तो who can, मतलब the ownership can be by
एनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको पता चाहिए। इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना शेयर होगा, 100%, एंड स्लोली इट वुड रिड्यूस टू 26%। द फंक्शन ऑफ दिस डीएफआई वुड बी टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लेंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रीफाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो ये आपको पता चाहिए, विच आर लोकेटेड एंटायरली और पार्टली इन इंडिया, तो ये भी आपको पता चाहिए। एंड फैसिलिटेटिंग the development of market for bonds, loans and derivatives for infrastructure financing. That is the major role of this national bank for financing infrastructure and development. And the sources for the money, यहाँ इनका money कहाँ से आएगा? As I already told you कि they cannot get money from public, so they have to get from central government, RBI, scheduled commercial banks, mutual fund and multilateral institutions, वहाँ से ये आएगा पैसा for this lending. The bank or DFI has to lend money, तो where the source would be this, तो you should know this important ये. Next is lending targets क्या है इसके, 5 लाख करोड़ in next 3 years, तो ये आपको पता चाहिए. Few of the other DFIs जो आपको पता चाहिए, जैसे National Housing Bank which gives money in the housing sector, IDFC हो गया, NABARD हो गया, IRB हो गया, these are few of the other financial DFIs. We have so many DFIs, तो ये आपको पता चाहिए. Simultaneously, as I told you कि government of India is trying to reduce their stake from public sector जो institutions है उनसे. And one of the important terms which was used is government of India is trying to bring IPO of LIC, IPO LIC का. तो it is basically what is IPO? It is offer for sale for an unlisted company to the public for the first time. जब भी जो भी फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के शेयर्स इसमें आते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं. एफपीओ क्या बोलते हैं? आईपीओ के बाद अगर नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट टाइम उस इंस्टीट्यूट ने, पीएसयू ने या कोई भी प्राइवेट बैंक ने एक बार आईपीओ लॉन्च करने के बाद अगर फिर से शेयर्स पब्लिक के लिए लेके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स बोलते हैं. एंड लास्ट इज इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम भी होता है, वेयर ओनली सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एंड द कंपनी स्टेक इज ऑफर्ड ओनली टू सच इंस्टीट्यूट्स. तो लिमिटेड लोगों के लिए ये खोला जाता है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम. Moving forward, another important term which was mentioned in this year's budget and also from current aspect, everything which is mentioned in budget also is important from current aspect and important from static aspect. So what we have done is we have integrated both the things. तो next important topic बहुत important, next जो हम लेने वाले हैं और भी important है. तो this year budget set की जो हमारा MSP पर procurement होने वाला है is with tune of 2.37 लाख करोड़ का हम MSP का procurement करने वाले हैं. With respect to MSP, everyone knows that MSP is declared by, कौन declare करता है? Is declared by Cabinet Committee on Economic Affairs, Cabinet Committee on Economic Affairs, and this committee is headed by Prime Minister, and the recommendation is given by Commission for Agriculture Cost and Price. This CACP is the organization which recommends, but it is announced by Cabinet Committee on Economic Affairs headed by Prime Minister. So here you can make a difference. ठीक है. Next is, and this Cabinet Commission for Agriculture Cost and Pricing is under Ministry of Agriculture and Family Welfare. Ministry of Agriculture and Family Welfare, and इसका रोल क्या है? Advisory. Everyone knows. But how does this CAPC कितने क्रॉप्स के लिए रिकमेंड करता है? यहां कंफ्यूजन है. सो मेक श्योर यू फोकस हियर. जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग है, इट रिकमेंड्स एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स के लिए, बट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एमएसपी फॉर 25 क्रॉप्स. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए. ये रिकमेंड कितने क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं? 23 क्रॉप्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कितने लोगों के लिए क्या बोलता है, डिक्लेयर करता है? 25 क्रॉप्स. तो विच आर दिस 2 क्रॉप्स विच वी आर गोइंग टू सी इन द लेक्चर फर्दर. तो ये आपको पता चाहिए. 23 के लिए रिकमेंड करती है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. तो इसमें से कौन से होता है? 7 सीरियल्स होते हैं, 5 पल्सेस होते हैं, 7 ऑयल सीड्स होते हैं, 4 कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल्स किसको बोलेंगे और पल्सेस किसको बोलेंगे? ये डिफरेंस भी पता रहना चाहिए. तो सीरियल एंड पल्सेस, इट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस व्हिच वी आर गोइंग टू लुक. रागी और मिलेट, इज इट अ पार्ट ऑफ सीरियल्स? तो ये भी आपको पता चाहिए किसको सीरियल्स बोलेंगे, किसको पल्सेस बोलेंगे, किसको कमर्शियल ये बोलेंगे. तो दीज आर द 2 क्रॉप्स जहां कमीशन ऑन कॉस्ट एंड प्राइसिंग डू नॉट अनाउंस
do not announce MSP or they do not recommend, but Government of India announces. That is dehusked coconut and torai seeds. Torai is an oil seed, तो ये भी आपको पता चाहिए. And how does Commission on Agriculture Cost and Price come up with MSP? So it is based on two factors. That is A2 is what? Input cost. जो भी उस क्रॉप को तैयार करने के लिए जो भी इनपुट लगे हैं उसका कॉस्ट, प्लस FL दैट इज फैमिली लेबर जो भी कॉस्ट है विद रिस्पेक्ट टू जो राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग सोइंग एंड जो भी कॉस्ट लगा है फैमिली लेबर का, वो कैलकुलेट किया जाता है. एंड 50% ऑफ दिस A2 एंड FL जितना भी होगा उसको प्लस 50 कर देते हैं. 50% प्लस 50% वो उस हिसाब से MSP is decided. But what farmers are demanding or what Swaminathan committee said that जो MSP होना चाहिए it should be based on C2 cost. तो आपको C2 cost पता चाहिए. C2 includes the input cost, family labor, तो ये दो भी है, plus rental and interest. जो भी इनकम लगा है, जो भी लैंड का रेंटल इनकम है वो भी कैलकुलेट करो, प्लस इंटरेस्ट विच द फार्मर्स हैज टेकन, उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो. तो जो C2 कॉस्ट है वो बड़ा कॉस्ट है. इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इंक्लूड्स इनपुट ऑल्सो, फैमिली लेबर ऑल्सो एंड रेंटल एंड इंटरेस्ट पार्ट ऑफ वो भी इंक्लूड किया जाता है. तो होपफुली यू हैव गॉट एन इंपॉर्टेंट आइडिया थ्रू दिस इंपॉर्टेंट सेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. नेक्स्ट इज FRP भी आपको पता चाहिए. FRP भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता चाहिए. तो व्हाट वी विल डू इज FRP एंड उसके बाद के टॉपिक्स हम कल लेंगे. तो मेक श्योर इफ यू आर एबल टू लिंक, if you are able to, we are going to take only 25 to 30 minutes every day so that we do not burden you. लेकिन आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी है, बट ये जानना and to inculcate this into your preparation is important. So make sure if you are part of, if you want to learn this in a comprehensive way, we are going to have a series. But अगर आपको पूरा current affairs 2 साल का cover करना है, that you can join. We have a mock test, All India mock test, Aadhar All India mock test. Make sure you give that test also on 27. We have this important series going on all for हमारे जो बैच है उसमें हम 2 साल का कवर कर रहे हैं, 3000 प्लस टॉपिक्स बहुत अमेजिंग तरीके से कवर कर रहे हैं. तो मेक श्योर इनफ है. नो नीड टू रीड एनी पीटी, कोई भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप इमेजिन करो ना इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बेसिक से बेसिक चीजें स्टैटिक के साथ लिंक करके हमने कवर किया है. हर एक टॉपिक DFIs बेसिक से जाके सब कुछ हमने कवर किया है. इफ यू वांट नोट्स यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल. पब्लिक डेट एंड गवर्नमेंट डेट का डिफरेंस मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो. फिस्कल आस्क योर फ्रेंड, आज जाके एक्सपेरिमेंट करो. फिस्कल डेफिसिट, पब्लिक डेट एंड गवर्नमेंट डेट का डिफरेंस बता बोलना किसी भी any one of your friends. No need to read any magazines. We are covering comprehensively. चलेगा. We'll meet tomorrow also. Make sure hit the like button, subscribe button. अगर आपको ये पसंद आता है तो we'll meet again in tomorrow's session. Thank you. We are going to take only 25 to 30 minutes daily. आप दे सकते हैं जब भी, क्योंकि इवनिंग टाइम में बहुत सारे लोग बढ़ गए. तो ये देखिए, टैक्स मनी गोज इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. पब्लिक अकाउंट में जो भी हमारा प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट जो स्मॉल सेविंग का फंड है उसमें जाता है. ठीक है. मेक श्योर इफ यू लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब, लाइक एंड give Aadhar All India mock test. I am telling you it is going to be on the lines of UPSC, difficult, logical and would be an eye opener. सिर्फ सिंपल टेस्ट किसी एक इंस्टीट्यूट का कंटिन्यूसली देके कोई फायदा नहीं है. ट्राई आधार, इट वुड बी एन आई ओपनर. आई वुड टेल यू कि बहुत मजा आने वाला. स्टैटिक पार्ट भी हम बहुत सारे कवर कर रहे हैं, एनवायरमेंट का थोड़ा, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, जो भी स्टैटिक, पॉलिटी के भी बहुत सारा ये होने वाला है. पब्लिक डेट, जो भी CFI का हमने सिक्योरिटी रख के लिया है उसको हम पब्लिक डेट बोलते हैं. एनीथिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज बोरोड कीपिंग इन कंसिडरेशन, कीपिंग इन सिक्योरिटीज हमने किसका दिया है. अगर हमने, तो जब भी आप लोन लेने जाते हो तो सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है. तो दैट सिक्योरिटीज, व्हाट डू यू से,
तो यहां हमने कौन सा सिक्योरिटी दिया है, दैट इज पब्लिक, हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज पब्लिक डेट। अगर हम इसमें हमारा अदर लाइबिलिटी जैसे स्मॉल सेविंग अकाउंट हो गया, स्मॉल सेविंग फंड हो गया, अगर ये भी हमने ऐड कर दिया, जैसे पब्लिक ऑफिस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गया, ये भी गवर्नमेंट को वापस देना है, दैट इज ऑल्सो लाइबिलिटीज, तो इसलिए ये भी लाइबिलिटीज है। एंड एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स, तो ये आपको पता चाहिए। चलेगा, थैंक यू एवरीवन, विल मीट टुमारो ऑल्सो, सो मेक श्योर यू आर देयर टुमारो ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू। कल